Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the chapter Going Places written by A.R. Barton from the book Flamingo. We are going to do the competency based questions in this video. So let's get started. However, before we do the competency questions, let's have a quick look at the chapter. इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है दैट इज सोफी। सोफ़ी की फ्रेंड है जैंसी और सोफ़ी के फैमिली मेंबर्स हैं उसके मदर, फादर और उसका भाई। नाउ द क्वेश्चन इस चैप्टर का जो थीम है दैट इज एडोलेसेंट हीरो वर्शिप एंड फैंटेसाइजिंग। एडोलेसेंस कैसे आइडल्स को हीरो वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, वो कैसे ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, दैट इज द थीम। एंड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नोइंग द थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी जो शुरुआत में ही हमारे को सोफ़ी के बड़े-बड़े इम्पॉसिबल अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के साथ इंट्रोडक्शन होता है। सोफ़ी और जानसी स्कूल से लौट रहे होते हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। जानसी बिलीव करती है कि उनका फ्यूचर जो है दैट इज़ टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, बट सोफ़ी का सपना बिल्कुल अलग है, शी वांट्स टू ओन अ बुटीक। तो जानसी उसको डिस्करेज करती है बड़ी जेंटली ये कह के कि बुटीक खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो जानसी इमीडिएटली अपना सपना बदल के कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, फिर मैं पैसे बहुत सारे कमा के जमा करके आई ओपन अ बुटीक। तो जानसी ने बोला कि सिर्फ हाई स्कूल एजुकेशन के साथ तुम्हें मैनेजर कौन बनाएगा। तो अगेन सोफी ने उतनी ही स्पीड से अपना फिर ड्रीम बदल दिया। शी सेड ठीक है, मैं या तो फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। मतलब सोफी के जो सपने थे वो रियलिटी में रूटेड नहीं थे। With any problem that Jansi came up, she was not willing to work hard. She was not willing to be patient. She was not willing to work sincerely. जब कोई मुश्किल आती थी उसका सपना बदल जाता था। एनीवेज उतने में उनका घर आ जाता है। सोफ़ी बात कर रही होती है कि वो बुटीक कैसे खोले खरीदेगी और अंदर से पापा की आवाज़ आती है कि अगर तुम्हारे पास किसी दिन पैसे होंगे तो तुम सबसे पहले घर लोगे। तो यहाँ से पापा की डिस्कशन शुरू होती है, हु इज़ द फादर? द फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग, ही इज़ अ वर्किंग मैन जो अपने हाथ से मेहनत करते हैं। उनका कोई अपना बिजनेस या वाइट कॉलर जॉब नहीं है। एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि सोफ़ी का जब हाई स्कूल ख़त्म होगा तब शी विल स्टार्ट वर्किंग एंड शी विल ऐड टू द इनकम ऑफ द फैमिली विच विल ईज़ देयर बर्डन। थोड़ा सा घर में आसानी हो जाएगी। अब सोफ़ी की मम्मा कौन है? शी इज़ वर्किंग कंटिन्यूअसली इन द हाउस, डूइंग ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स। उसका बेंट बैक है बट बैक के ऊपर एक डेंटी बो है विच इज़ लुकिंग वेरी आयरॉनिक। इसका एक्सप्लेनेशन क्यों ये आयरॉनिक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल्ड वीडियो क्रिटिकल एनालिसिस में डला हुआ है। सो आई विल नॉट गो इनटू द न्यूएंसेस, इट्स जस्ट अ रिवीजन दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ। वो जहाँ काम कर रही है, शी इज़ वर्किंग इन द किचन and it talks about the small house that they are living in, कि जहाँ खाना बन रहा है वहीं गंदे कपड़े भी बने पड़े हुए हैं टू बी वॉश्ड। तो उनका जो फाइनेंशियल मतलब हमें ये सारे सीन से उनके फैमिली के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पता चलते हैं। On the other hand, there is Sophie's brother Joff. He is an apprentice mechanic. वो अंदर के कमरे में अपने मोटर बाइक के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे हीरो वर्शिप का थीम आ जाता है। जॉफ जो है वो बहुत चुप रहने वाला लड़का है। ही इज़ अ टैसिटर्न मैन, ही इज़ अ रिजर्व्ड बॉय। वो ज़्यादा बातें नहीं करता है और सोफ़ी को बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो अपने भाई की कॉन्फिडेंट बने, उसकी बेस्ट फ्रेंड बने, उसका भाई अपने दिल की हर बात उससे करे। उसके बड़े वाइल्ड ड्रीम्स है अपने भाई को लेके कि मैं उसके पीछे बैठ के मोटरसाइकिल पे जाऊँ और मैंने येलो ड्रेस पहनी हो, जिसका केप हवा में उड़े, मेरा भाई ब्लैक लेदर्स में ड्रेस्ड हो। भाई टोटली सोफ़ी को इग्नोर करके अपना मोटर अपनी बाइसिकल पे वो काम कर रहा है। तो उसका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए शी कम्स अप विद द लाई दैट शी मेट डैनी केसी एट द आर्केड। अब जॉफ इस बात को बिलीव नहीं करता है और फादर को भी बता देता है।
और फादर सोफ़ी की नेचर अच्छे से जानते हैं, वो सोफ़ी को डाँट देते हैं कि अगर तुमने झूठ बोलने की आदत नहीं बंद करी, वन डे यू विल गेट इंटू ट्रबल। अब सोफ़ी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस टर्न ऑफ इवेंट्स, तो वो आगे अपनी स्टोरी को एम्बेलिश करती है। एम्बेलिश मतलब डेकोरेट करना, फर्दर उसमें कहानी ऐड ऑन करती है कि उसने मुझे ऑटोग्राफ देना था बट हमारे पास पेन नहीं था, तो नेक्स्ट वीकेंड ही इज़ गोइंग टू मीट मी एट द कनाल, जहाँ पे वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। जॉफ को यकीन नहीं होता है बट द एंटायर फैमिली इज़ अ फुटबॉल फैन, स्पेशली डैनी केसी के फैन है। डैनी केसी इज़ अ आयरिश फुटबॉलर, राइट? तो जॉफ भी डैनी केसी का बहुत बड़ा फैन है, एंड ही मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर दैट फीलिंग के ओहो, हीरो वर्शिप की जॉफ में भी आती है। ही डजंट बिलीव इन सोफी बट समवेयर और द अदर द होप कि हाँ ये बात सच हो, वो जॉफ में भी है। एनीवेज वो वहाँ पे कुछ बात नहीं बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है कि सोफी एंड जानसी अगेन स्कूल की तरफ जा रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग, एंड जानसी सोफी से को एक्यूज करती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम डानी केसी से मिली हो। और इस बात को सुन के सोफी को गुस्सा आता है कि ये तो जॉफ थिंग था, जानसी थिंग नहीं था। जानसी एक गॉसिप मॉन्गर है। गॉसिप मॉन्गर मतलब जो इधर की बात उधर करते रहते हैं। तो ये पूरे पूरे मोहल्ले में, नेबरहुड में सबको बता देगी, पापा को पता चलेगा तो मुझे डांट पड़ेगा। बट इन द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस शी रियलाइजेस कि जॉफ ने पूरी बात नहीं बताई है, दैट शी इज गोइंग टू मीट हिम एट द कनाल। ही हैज ओनली टोल्ड अबाउट द फैक्ट दैट दे मेट एट द आर्केड। अब जॉफ ने ये किसको बताया? जॉफ ने जानसी के बड़े भाई को बताया, हु इज जॉफ्स फ्रेंड। उस बड़े भाई ने जानसी को बताया एंड दस जानसी कन्फ्रंटेड सोफी। अब ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड इट इज नेक्स्ट सैटरडे। सैटरडे इज द डे दे गो टू सी द फुटबॉल मैच। डैनी केसी को दिस इज प्रोबेबली द ओनली टाइम कि सोफी ने डैनी केसी को रियलिटी में देखा है। एंड मतलब इस सीन से हमें पता चलता है कि द एंटायर फैमिली इज अ ग्रेट फुटबॉल फैन। उसके बाद ये सीन भी खत्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट सीन वी फाइंड सोफी एट द कनाल वेटिंग फॉर डैनी केसी। अब यहाँ पे रीडर्स के अंदर, जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर क्वेश्चन आता है कि उसने तो झूठ बोला है, देन व्हाई शी एट द कनाल। तो इसका एक्सप्लेनेशन सीधा साधा ये है कि जब आप एक झूठ को कई बार बोलते हो तो आप उस पर यकीन करने लग जाते हो। तो सोफी भी अपने झूठ पे यकीन करने लग गई है कि वाकई डैनी उससे मिलने आएगा। शी वेट्स फॉर हिम एंड देन आफ्टर सम टाइम शी रियलाइजेस कि डैनी केसी नहीं आने वाला है। अब उसको इनसिक्योरिटी, फियर होता है कि वो घर जाके क्या जवाब देगी, सबको उसका झूठ पता चल जाएगा। अब इस बिटर ट्रुथ से एस्केप करने के लिए शी गोज बैक इनटू हर ड्रीम्स। ड्रीम्स ऑफ व्हाट? शी ड्रीम्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग विद डैनी केसी, how she was standing at the arcade, how Danny Casey was standing behind her, how she looked at him. She was attracted by his eyes, his gentle smile, his teeth. वो उससे ऑटोग्राफ मांगती है, वो बोलता है पेन नहीं है, and then he asks her to meet at the canal where he will give her an autograph. And this is where the story ends, leaving one with the question, did Sophie actually meet Danny Casey or not? So with this, we'll start with the competency questions. First competency question is, what is Sophie's dream regarding her future? Why does Jancy discourage her from having such dreams? इसका आंसर मैं ऑलरेडी अभी जो मैंने आपको ये क्विक रिवीजन दिया उसमें बताया है। सोफी का ड्रीम था टू हैव अ बुटीक। वो पैसे इसके लिए सेव करना चाहती थी बाय बिकमिंग अ मैनेजर और अ फैशन डिज़ाइनर और एन एक्ट्रेस। अब जानसी ने उसको क्यों डिस्करेज किया? क्योंकि सोफी के ड्रीम्स वाइल्ड थे। वाइल्ड मतलब दे वर नॉट रूटेड इन रियलिटी। उनके पूरे होने के चांसेस बहुत कम थे। दे वर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे? बिकॉज सोफी के पास ना तो मीन्स थे ना ही स्किल था। To not have the means to not have the resources. She did not have the money, her family did not have the money with which she could open a boutique. Apart from the money, she did not even have the skills. Skills का मतलब होता है talent. Talent का मतलब talent कहाँ से आता है?
नॉलेज से, हार्ड वर्क से, एक्सपीरियंस से, और ये कोई भी चीज़ सोफ़ी के पास नहीं थी। इसीलिए जैंसी उसको डिस्करेज कर रही थी कि ऐसे सपने मत देखो जो कभी पूरे नहीं होंगे। The next question is, the story is written in a manner that makes it difficult to point out clearly if Sophie met Danny Casey or not, suggest possible reasons for such writing. ये बात मैं आपको ऑलरेडी अभी बता कर चुकी हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं पता है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है चैप्टर पढ़ के कि वाकई सोफी डैनी केसी से मिली थी या नहीं। बट इसके लिए हमारे को थीम के ऊपर रिलाई करना पड़ता है कि ये सिर्फ उसके ख्वाब हैं, हीरो वर्शिप है, फैंटेसी है, जो वो जिस फैंटेसी की दुनिया में रहती है, दैट इज द रीजन शी इमेजिन्स टू मीट डैनी केसी। अब ए आर बार्टन ने ऐसे क्यों लिखा है? अब ऑथर जो है, द ऑथर वांट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एम्बिग्विटी एंड सस्पेंस। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, सस्पेंस में रीडर रहे। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से लिखा है। द रीडर जो है वो वंडर करता रहता है कि सोफी सच बोल रही है या वाकई उसकी फैंटेसी है। ये एम्बिग्विटी जो है वो रीडर को अलाउ करता है इस स्टोरी को डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करने के लिए। कई लोग हो सकते हैं सोचे कि वाकई शी मेट हिम, व्हाई कांट इट बी ट्रू, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है टू मीट अ स्टार। एंड ये सोचने से वो अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करते हैं। अब उसके बारे में भी सोचते हैं। हर बच्चा, उसकी अपनी फैंटेसीज होती हैं, एंड देयरफॉर ये रीडर को अलाउ करता है इस तरह से स्टोरी में अगर लिखा हो तो, कि वो भी अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए उस उनके होने की पॉसिबिलिटी को अपने दिमाग में एक्सपेक्ट कर सके। So that is why the writer is writing in this manner. Next question, why is Sophie attracted to Danny Casey? इसके काफ़ी रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो केसी है वो बड़ा रिनोन्ड, यूथफुल एंड अपीलिंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। वो जब डैनी केसी को विजुअलाइज कर रही है, शी कैन सी हिज टैंटलाइजिंग स्माइल, शी कैन सी हिज स्पार्कलिंग आईज, उसकी स्माइल, वो हर चीज़ उसको बड़ा अपीलिंग बना रहा है। वो यंग बॉय है और बहुत रिनोन्ड मतलब फेमस है। सो ऑल दिस इज एडिंग टू हिज चार्म। वो आयरिश फुटबॉल प्लेयर है तो वैसे ही बड़ा बड़ा अपीलिंग है, बड़ा मतलब लोगों के मन को भाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिज यूथ एंड हिज चार्म, वो उस मतलब उसका जो लुक्स है वो उसके चार्म को ऐड ऑन कर रहा है। अब ये अब ये जो आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, ये उसके फैमिली की फॉन्डनेस, फैमिली का डिजायर, फैमिली का लव टू फुटबॉल मैच उसके साथ अलाइन होता है। कहीं ना कहीं अगर वो डैनी केसी के साथ इन्वॉल्व होगी तो उसकी फैमिली उसको भी इम्पोर्टेंस देगी, राइट? इट विल मेक देम एडमायर हर, इट विल मेक हर अ पर्सन टू बी एडमायर्ड इन द हाउस होल्ड। अब केसी सोफी के लिए हीरो फिगर इसलिए भी बना है बिकॉज उसका भाई जिसको वो हीरो वर्शिप करती है, जॉफ, जॉफ खुद डैनी केसी को हीरो वर्शिप करता है। उसका स्टेटस एज बीइंग द फेवरेट प्लेयर ऑफ अ ब्रदर इंटेंसिफाई सोफीज डिजायर इन हिम। क्योंकि जॉफ को बहुत पसंद है डैनी केसी, तो सोफी का भी वो फेवरेट बन चुका है। अगर वो डैनी केसी के साथ एसोसिएटेड होगी तो वो जॉफ को इम्प्रेस कर पाएगी। जॉफ को इम्प्रेस कर दिया तो मे बी ही विल मेक हर हिज फ्रेंड। तो these are all the reasons, and obviously the fact that Sophie is attracted towards a football star. So these are all the reasons that Sophie is attracted to Danny Casey. Next question. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Geoff. In the light of this quote, discuss the relationship Sophie shared with Geoff. Sophie, tightening in her throat का मतलब होता है कि when you are overwhelmed with emotion, जब आप आपका मन भर जाता है, तो उसको इंग्लिश में we use the expression tightening in her throat.
जब उसका इमोशनल रिस्पॉन्स हुआ तो वो इमीडिएटली आपको अपने भाई को ढूंढने चली गई। अब हम जब इमोशनल होते हैं, हम whom do we want? हमें वो बंदा चाहिए होता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें पता है who is going to look after us, who is going to care about the fact that we are upset, right? तो अब ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये कोट जो है वो सोफ़ी के इमोशनल वल्नरेबिलिटी को और उसके भाई के ऊपर जो उसका रिलायंस है फॉर सपोर्ट एंड कंफर्ट, उसको इलस्ट्रेट करता है, उसके बारे में बताता है। वो हिंट करता है एट द क्लोज बॉन्ड बिटवीन सोफी एंड जॉब। जहाँ पर सोफी को प्रॉब्लम हुआ, वो जॉब से सोलेस सीख करती है। सोलेस मतलब कंफर्ट, मरहम, जिसको कहते हैं कि हमारे जख्मों पे मरहम मलना, उसके जख्मों पे मरहम उसका भाई मलता है। एंड हर ब्रदर अंडरस्टैंड्स हर। जब भी वो अपसेट होती है, ट्रबल्ड होती है, उसका जो भाई है उसका इमोशनल सपोर्ट है। तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है बड़ा सिग्निफिकेंट है। इट इज इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायंस ऑन जॉफ, एंड स्पेशली ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस फॉर सोफी। जब भी वो इमोशनली अपसेट होती है, उसका भाई उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सोफी फाइंड मोस्ट फैसिनेटिंग इन हर ब्रदर जॉफ? तो उसको अपने ब्रदर की जो आंखें हैं, उसको हमेशा अपने ब्रदर की आंखें खोई हुई नजर आती हैं। ऐसे लगता है कि वो बड़े सवाल करती हुई आंखें हैं। वो कभी भी मतलब बहुत कम बोलता है, बट उसके साइलेंस में, उसकी आंखों में, उस सोफी को ऐसे लगता है कि उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में सोफी को कुछ नहीं पता है। सोफी अपने भाई की दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। वो इमेजिन करती है कि उसका भाई जब काम करने जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द मोस्ट एक्सोटिक प्लेसेस, मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल, और वो सारी चीज़ों का हिस्सा बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड, राइट? बट उसके भाई का चुप रहना उसके लिए डिफिकल्ट कर देता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। एंड दैट इज वाई ये सारी बातें जॉफ की फैसिनेशन बढ़ा देते हैं फॉर सोफी। जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो, आपको उसकी कदर नहीं होती, बट जो चीज़ आपको ना मिले तो आप उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो। तो सोफी का भी कुछ इसी तरह का हाल है when in her for her brother. Next question, what did Sophie tell Joff about her meeting with Danny Casey and why? सोफी ने अपने भाई जॉफ को डैनी केसी से मीटिंग के बारे में क्या बोला और क्यों? तो सबसे पहले उसने बताया कि मैं डैनी केसी को अचानक से एक्सीडेंटली रॉयसेस विंडो के बाहर मिली थी। रॉयसेस इज द नेम ऑफ ए शॉप एट द आर्केड। आर्केड मतलब जिसको हम मॉल बोलते हैं। वो वहाँ पे कपड़े देख रही थी विंडो में, एंड ही केम एंड स्टूड बिहाइंड हर। एंड जब उसने मुड़ के देखा, शी आस्क्ड हिम फॉर हिज ऑटोग्राफ, but she couldn't get it because neither of them had any pen or paper. अब उसने यही इंसिडेंट अपने भाई को बताया बिकॉज उसको पता था, सोफी को पता था कि जॉफ इज अ ग्रेट फैन ऑफ डैनी केसी। सोफी डैनी से केसी से मिली है, ये बात सुन के जॉफ जो है वो थ्रिल्ड हो जाएगा। थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड, एंड साथ ही साथ वो हाईली इम्प्रेस्ड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जानसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, और व्हाई डिडंट सोफी ट्रस्ट जानसी इनफ टू टेल हर अबाउट हर मीटिंग विद डैनी? सबसे पहले इसका आंसर तो यही है कि सोफी जानसी को एक गॉकी स्टूपिड गर्ल मानती थी। गॉकी स्टूपिड गर्ल मतलब जिसमें अकल नहीं होती, राइट? उसको पता था कि जानसी एक गॉसिप मॉन्गर है। गॉसिप मॉन्गर है मतलब जो अपने दिल में बात नहीं रख सकती, वो हर जगह फैला देगी। शी वुड नॉट बी एबल टू कीप अ सीक्रेट, शी वुड टेल द होल नेबरहुड। अब लोग आएंगे सोफी से पूछने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके पापा ये बात सुन के उससे गुस्से हो जाएंगे। अगर पापा गुस्से हो गए तो घर में लड़ाई होगी। देयर वुड बी अ रो इन देयर फैमिली। रो का मतलब होता है झगड़ा। तो अब इन सारी चीज़ों के कारण शी डिड नॉट वांट जानसी
to know about her meeting with Danny Casey. Next question है, Sophie is caught between the world she lives in and the world she wants to live in. Elucidate. Elucidate का मतलब होता है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करो, समझाओ कैसे. तो अब सोफी इज कॉट बिटवीन मतलब वो दो दुनिया के बीच में फंसी हुई है. वो दो दुनिया कौन सी है? फर्स्ट इज द वर्ल्ड शी लिव्स इन. उसकी दुनिया कैसी है? इज इट रिच और इज इट पावर्टी स्ट्रिकन? तो उसका आंसर है कि पावर्टी स्ट्रिकन है. उसके घर छोटा सा है, स्क्वॉलर है, ग्राइमी है. बट वो किस दुनिया में रहना चाहती है? वो एक सोफिस्टिकेटेड ग्लैमरस दुनिया में रहना चाहती है. सोफिस्टिकेटेड ग्लैमरस दुनिया का मतलब है अ हाई फ्लोन लाइफ, एक सोशली हाई क्लास लाइफ वो जीना चाहती है. अब अपनी एग्जिस्टेंस की डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, जो जिस गरीब घर में वो है और जिस हाई घर में वो रहना चाहती है, हाई लाइफ जीना चाहती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. उसका एस्पिरेशन है मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, बट उसके करंट सर्कमस्टांसेस उससे बिल्कुल ऑड पे हैं. So that is why she starts dreaming. She has a desire for a boutique or a connection with Danny. वो ग्लैमरस वर्ल्ड में जीना चाहती है, इसीलिए उसने बुटीक का सपना, मैनेजर का सपना, फैशन डिजाइनर का सपना, ये एक्ट्रेस होने का सपना, ये सारे सपने देख रही है. ये वही डिजायर है जो उसको फोर्स करता है टू मेक अप अ स्टोरी अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी. उसकी जो फैमिली की रियलिटी है दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. तो ये जो चीज है ये सोफी के सपनों से बिल्कुल हटके हैं. तो इसीलिए कहा गया है दैट शी इज कॉट बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स. हाँ जी. नेक्स्ट इज इवैल्यूएट द टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ दैट जानसी एंड सोफी रिप्रेजेंट. मतलब अब टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ का मतलब होता है जीने का दो अलग अलग तरीके. जानसी और सोफी जो हैं वो दो अलग अलग तरीकों को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब हमारे को फोकस करना है कि जानसी के लिए लाइफ का क्या मतलब है और सोफी के लिए लाइफ का क्या मतलब है. अब जानसी कौन है? शी इज अ गर्ल विद अ प्रैक्टिकल व्यू ऑफ लाइफ. वो एक प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक व्यू बोल दो, जो भी आपको वोकैबुलरी ठीक लगे. वो उसको पता है कि उनके लिमिटेशंस हैं, उसको पता है कि सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसको ये भी पता है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. वो कभी भी कोई बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वाइट कॉलर जॉब्स में नहीं जा पाएंगे. उनका खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए जो पैसे चाहिए वो कभी उनके पास होंगे नहीं. सोसाइटल नॉर्म्स भी हैं कि जब आप लेबर क्लास को बिलोंग करते हो तो फिर आपको उसी तरह के जॉब्स मिलते हैं. और वो हमेशा सोफी को अर्ज करती है, समझाती है टू बी सेंसिबल एंड रियलिस्टिक. अब दूसरी तरफ से जानसी इज अ फॉइल टू सोफी. फॉइल मतलब अ कंट्रास्ट इमेज ऑफ सोफी. अब सोफी कैसी है? सोफी इज सिंबलाइजिंग आइडियलिज्म. आइडियलिज्म का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं. अब उसकी चाहत क्या है? उसकी चाहत है टू लिव अ ग्लैमरस लाइफ. शी wants to have an ambitious life. She is aspiring for opportunities. Aspiring for opportunities मतलब वो अपने सपने देख रही है, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रही है, अपने circumstances को पीछे छोड़ना चाह रही है. बट सोफी क्या चीज नहीं कर पा रही है? सोफी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो हार्डवर्क, सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन चाहिए, वो उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं है. तो इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपको लगता है सोफी कभी मैनेजर या फैशन डिजाइनर या एक्ट्रेस बन पाएगी और दैट शी मे हैव अ बुटीक? तो उसका आंसर अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर, जो उसकी बातें हैं चैप्टर में, उससे लगता है कि नहीं, वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहती. जब कोई डिफिकल्टी उसके रास्ते में आती है वो अपना सपना बदल देती है. अगर अब्दुल कलाम का आपको कोट याद हो, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आप जागते हुए देखते हो.
सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट सोफ़ी ये चीज़ें करने को तैयार नहीं है। So that is the, these are the different perspectives of life that Jansi and Sophie are representing. Okay, next. According to you, should Sophie have continued to dream, or should she have stuck to the path that had already been chosen for her? Justify your choice in detail. अब हमारे से पूछा गया है कि हम मतलब हम क्या सोचते हैं सोफ़ी के बारे में? क्या उसको अपने सपनों के ऊपर स्टिक करना चाहिए? क्या उसको अपने सपनों के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? या जैसे जानसी ने कहा कि उनका फ्यूचर इज़ टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, तो उसको अपने सपने छोड़ के फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाना चाहिए। तो आप बता सकते हो व्हाटएवर इज़ योर चॉइस, बट रिमेंबर टू जस्टिफाई योर चॉइस। आपने ये चॉइस क्यों दिया है, उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। अब हमारा अगर हम ये डिस्कशन देखें, तो सोफ़ी के जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो उसके एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स, एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसका डिज़ायर फॉर अ बेटर लाइफ विच इज़ बियॉन्ड हर करंट सर्कमस्टांसेस, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब सपनों में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी होती है उनको पूरा करने के लिए, बट अगर हम ड्रीम्स को नर्चर करें तो हो सकता है आगे चल के वो मोटिवेटेड हो, अगर होप होगा तो वो उसमें ड्राइव भी आ जाएगी और ये चीज़ों से उसका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो हो सकता है कि सोफ़ी अगर अपने सपनों पे चले और मोटिवेटेड हो, शी बिकम सिंसियर एंड ऑल, तो उसके सपने पूरे हो जाएँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है नोट करने के लिए, आपको जस्टिफ़ाई कैसे करना पड़ेगा कि अगर सोफ़ी हार्ड वर्क करने को तैयार है, देन शी शुड कंटिन्यू हर ड्रीम। If she is not willing to work hard, if she's going to go on changing her dreams with any obstacle that comes up, then it is better to choose the life which her family has already chosen for her. However, सपने देखना ज़रूरी है, तो सोफ़ी को भी सपने देखने चाहिए, बट अपने ड्रीम्स को बैलेंस करो विथ प्रैक्टिकल स्टेप्स, एंड दैट वुड बी अ मोर फुलफिलिंग पाथ फॉर सोफ़ी। सोफ़ी के लिए अपने सपनों को प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस करके चले, तो सपने जो हैं वो सोफ़ी के लिए ज़्यादा फुलफिलिंग होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। Next question. Why does Sophie's father look at Sophie with disdain in the following scene from Going Places? Sophie's met Danny Casey, Joff said. ये वो वाला पॉइंट है जब उसका भाई उसके पापा को बता देता है कि सोफ़ी जो है वो डैनी केसी से आर्केड में मिली है, और पापा उसको बड़े डिस्डेन के साथ देखते हैं। डिस्डेन के साथ मतलब गुस्से के साथ। उनको गुस्सा आ रहा है बिकॉज़ उनको पता है कि सोफ़ी की आदत है स्टोरीज़ बनाने की। स्टोरीज़ बनाने का मतलब होता है टू लाई। वो उससे इरिटेटेड है क्योंकि वो रियलिटी से अलग रहती है, शी इज़ अलूफ फ्रॉम रियलिटी। वो चाहते हैं कि सोफ़ी जो है वो प्रैक्टिकल बने, शी शुड बी रूटेड इन रियलिटी। उनको सोफ़ी वो सोफ़ी के बारे में सोफ़ी को बहुत कम समझते हैं बिकॉज़ वो हर बात के लिए झूठ बोलती है। दैट इज़ व्हाई ही लुक्स विद डिस्डेन एट सोफ़ी। Okay, the next question is Danny Casey was just a wild fantasy of Sophie or a wonderful reality? Elucidate. Elucidate मतलब उसको पूरी तरह से explain करो। तो अब ये ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार डिस्कस हो गया, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिखा है सो दैट एक बार आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएं। सोफ़ी ने कभी भी डैनी केसी को रियलिटी में नहीं मिला है, उसने सिर्फ डैनी केसी को फुटबॉल खेलते हुए देखा है एज अ स्पेक्टेटर, वो भी बहुत दूर से। अब सोफ़ी की जो आदत है, शी लिव्स इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड मतलब ख्वाबों की दुनिया में, एंड शी वर्शिप्स अ यंग स्पोर्ट्स स्टार एज अ हीरो। वो डैनी केसी इज़ अ यंग स्पोर्ट्स स्टार, उसको वो अपना हीरो मानती है। अब इन सारी बातों से पता चलता है दैट हर मीटिंग विद केसी वाज अ वाइल्ड फैंटेसी। अब उसने मीटिंग के बारे में क्या-क्या सोचा था, दैट वो कपड़े देख रही थी एंड केसी स्टूड बिसाइड हर।
केसी ने खुद चल के बोला कि वी विल मीट नेक्स्ट वीक एंड ही प्रॉमिस टू गिव हर एन ऑटोग्राफ, और फिर वो उससे मिलने के लिए कनाल पर भी पहुंच गई, यू नो। सो ऑल दीज आर फ्लाइट्स ऑफ सोफी फ्रॉम वन ड्रीम टू अनदर। वो इतनी ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती है कि वो एक से दूसरे सपनों में कब उड़ जाती है, शायद उसको खुद को ही नहीं पता चलता। Okay, next question. Sophie's dream world clashes with the world of her family and friends. Bring out the stark difference between the two worlds. क्वेश्चन का मतलब है कि जो सोफी का ड्रीम वर्ल्ड है, ख्वाबों की दुनिया है, वो उसके फैमिली और फ्रेंड्स के वर्ल्ड के साथ क्लैश करती है, कॉन्फ्लिक्ट में आती है। तो अब हमें इस आंसर में, अब हमें बोला क्या गया है, करना क्या है, we have to bring out the stark difference between the two worlds. stark difference मतलब जो most important difference है two worlds में, जो सबसे बड़ा contrasting difference है in the two worlds, उसको बाहर निकालना है। तो सोफी का ड्रीम वर्ल्ड कैसा है? उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है, इट इज फिल्ड विद एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस मतलब सपने। किस चीज के सपने? ऑफ ओनिंग अ बुटीक। You know, she is visualizing her success to be like that of Marie Quant. मैरी क्वांट एक बहुत फेमस डिज़ाइनर है, तो वो उसी के सपने देख रही है कि वो उसी की तरह से अपनी भी एक रिमार्केबल शॉप खोलेगी। वो अपने आप को एनविजन कर रही है इन ग्लैमरस रोल्स लाइक दैट ऑफ एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। अब उसके सपने के पीछे कारण क्या है? शी वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द confines ऑफ अ फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। जो उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, वो उसकी कन्फाइन, उसकी बाउंड्री को तोड़ के एक ग्लैमरस वर्ल्ड में जाना चाहती है। अब उसकी फैमिली और फ्रेंड का जो वर्ल्ड है, वो झांसी के थ्रू सिंबलाइज होता है। झांसी जो है, शी इज ग्राउंडेड इन रियलिटी। ग्राउंडेड इन रियलिटी मतलब उसके पैर जमीन पे हैं, उसको सच्चाई पता है, उसको पता है कि उनका जो प्री डिटर्मिन्ड फेट है वो बिस्किट फैक्ट्री है, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक लिमिटेशंस। वो सोफी को अर्ज करती है टू बी सेंसिबल। वो जानती है कि उनका जो फैमिली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, दे वुड मेक इट अनलाइकली दैट सोफी के सपने कभी भी रियलिटी बने। अब जो क्लैश है सोफी की इमेजिनेटिव एम्बिशंस में और जो उनकी फैमिली की स्टार्क प्रैक्टिकलिटी है, तो ये ये सिचुएशन हाईलाइट होती है। इट इज़ हाइलाइटिंग द स्टार्क डिफरेंस between her idealistic dreams and the challenging reality they faced in their lower middle class environment. ये जो ड्रीम्स हैं और जो ये स्टार्क प्रैक्टिकलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है कि सोफ़ी के जो आइडियलिस्टिक ड्रीम्स हैं और उनकी जो रियलिटी है, दैट इज़ दे बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट कर पाती है। Next question. In what way was Sophie's hero worship and fantasizing at odds with her socioeconomic background? Was she justified in dreaming the impossible? So it's almost the same question as before, बस पूछने का थोड़ा तरीका बदल गया है। उसका जो ड्रीम्स है, उसके जो सपने थे, उसका जो हीरो वर्शिप था, उसकी फैंटेसीज थे, वो सब एट क्लैश थे, एट ऑड्स थे विद अ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उसका सपना था टू स्टार्ट अ बुटीक, टू बिकम अ मैनेजर, एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर, और ये फैमिली के वीक फाइनेंशियल स्टैंडिंग के साथ क्लैश करते हैं। उनका इवन एक अच्छा सा डिसेंट सा घर होना, मतलब एक अच्छा सा डिसेंट सा घर ना होना, इस बात को प्री डिटर्मिन करता है कि सोफ़ी को एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, और उसके ड्रीम्स की इम्प्रैक्टिकलिटी को एम्फसाइज करता है। अब ये जो कंस्ट्रेंट हैं, वो सोफ़ी को मजबूर करते हैं टू ड्रीम ऑफ अ ग्लैमरस लाइफ एंड ऑफ आइडोलाइजिंग फिगर्स लाइक डैनी केसी, जो एक आयरिश प्लेयर है, और जो उसके सर्कमस्टेंसेस में को देखते हुए हमें पता है कि अनअटेनेबल है। अब एक तरफ तो हमें लगता है कि उसके सपने इम्पॉसिबल है ड्यू टू हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट दूसरी तरफ से उसके सपने जो हैं,
They are also a source of hope and motivation for a better future. सपने नहीं होंगे तो आप बढ़ोगे कैसे, आगे कैसे निकलोगे, राइट? तो वो उसके जो सपने हैं दे आर अ सोर्स फॉर होप एंड मोटिवेशन, और ये शोकेस करते हैं उसका डिटर्मिनेशन कि मैं अपनी फैमिली लिमिटेशन से, अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को तोड़ के अपने एक अपने अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाऊंगी. आई विल लीड अ बेटर लाइफ एज compared टू माई फैमिली. Okay, next question. Imagine Sophie's father finds out about Sophie going to the canal to meet Danny Casey, which leads him to think that she has lied to everyone about the whole affair. He is infuriated and prohibits Sophie from going anywhere except to school. As Joff write a diary entry disapproving of your father's punishment by citing your reasons for being sympathetic to Sophie. You may begin this way. Monday, 2nd September 1940, 9 p.m. I cannot get myself to stand with father in his tirade against Sophie. Sure, she is not the most dash dash dash. अब क्वेश्चन है ना, जब हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान सोफी के फादर के रिएक्शन पे चला जाएगा. डायरी कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, उस चीज़ पे हमारा फोकस कम हो जाएगा. सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग सच क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन क्या है कि सोफ़ी के फादर को पता चला कि वो डानी केसी से मिलने कनाल पे गई है, जिससे उनको लगा कि शी इज़ हैविंग एन अफेयर, और उसने ये बात सबसे छुपाई है. ही इज़ इन्फीरिएटेड. इन्फीरिएटेड का मतलब है एक्सट्रीमली एंग्री हैं, और वो गुस्से में सोफ़ी को मना कर देते हैं कि अब से वो स्कूल नहीं जाएगी. अब फादर का ये रिएक्शन व्हेन यू थिंक ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तो एक्सट्रीम्स में नज़र आता है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमें लगता है कि एवरी फादर वुड रिएक्ट दैट वे, बट व्हेन वी थिंक ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे सोफ़ी रह रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है और फादर का रिएक्शन जो है वो एक्सट्रीम में है. अब जॉफ के भी हीरो वर्शिपिंग के सपने हैं, वो भी डैनी केसी को हीरो वर्शिप करता है. अब उसको पता है कि उसके पापा का जो पनिशमेंट है वो गलत है, और वो सोफ़ी की तरफ थोड़ा-सा सिम्पैथेटिक है. तो उसने डायरी एंट्री लिखी अपने फीलिंग्स को रिलेटेड. डायरी एंट्री का फॉर्मेट कोई भी नहीं होता है, इट्स एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, बट येस, date, time, and at the end your name are important components of a journal writing or diary writing. तो ये ज़रूर लिखा करो. अब आपको बिगनिंग तो ऑलरेडी दी हुई है. आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू स्टैंड विद फादर इन हिज टायरेड अगेंस्ट सोफ़ी. टायरेड का मतलब होता है गुस्सा. उन्होंने जो गुस्से में सोफ़ी को बोला, दैट इज़ नोन एज अ टायरेड. Sure, she is not the most conventional of us. Conventional मतलब she doesn't follow the societal norms. हमारी तरह नहीं है. बट उसको कहीं जाने से रोकना, स्पेशली टू स्कूल, ये बहुत अनफेयर है. सोफ़ी के सपने बड़े ज़रूर हैं, ज़िंदगी से भी बड़े हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झूठी है. वो सिर्फ एक यंग गर्ल है जिसके बड़े बड़े सपने हैं, एंड दीज ड्रीम्स आर बियॉन्ड द बिस्किट फैक्ट्री और बियॉन्ड आर स्मॉल क्रैम्प्ड होम. क्रैम्प्ड मतलब जहाँ पे मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनके लिए जगह नहीं है, ऐसे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो घर में ठूसी गई हैं, राइट? तो दैट इज़ नोन एज क्रैम्प्ड. अब वो फादर के बारे में बात कर रहा है कि फादर डजंट अंडरस्टैंड द फायर इन हर. फायर का मतलब होता है द बर्निंग एम्बिशन इन हर. ये जो फायर है ये उसको पुश करता है टू स्ट्राइव फॉर समथिंग मोर. अगर उसको इस तरह से रोका जाएगा, इस तरह से पनिश किया जाएगा, तो हम उसके विंग्स को कट कर देंगे, उसके पंख काट देंगे, एंड दैट इज़ वेरी क्रूअल. Then he further says कि I have observed Sophie the way her eyes light up when she talks about meeting Danny Casey. उसकी आंखें कैसे चमक उठती हैं whenever she talks about Danny Casey or when she wants to open that boutique. उसका escape from this mundane existence of a limited world जो है वो उस मतलब उसके लिए उसके सपने जो हैं they are an escape. फादर को ग्रास्पिंग नहीं है. फादर डजंट अंडरस्टैंड
कि सोफ़ी के सपने कितने इम्पोर्टेंट है सोफ़ी के लिए। ही इज़ फिक्सेटेड ऑन आवर स्ट्रगल्स। जो पापा का पूरा दिमाग है, ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो हमारे स्ट्रगल भरी लाइफ के ऊपर है और वो उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। बट सोफ़ी डिज़र्व्स मोर देन दिस नैरो रिस्ट्रिक्शन। शी नीड्स सपोर्ट, नॉट सफोकेशन टू थ्राइव। बट सोफ़ी के जो सपने हैं, सोफ़ी जो डिज़र्व करती है, वो हमारी छोटी दुनिया के बियॉन्ड है, बहुत आगे है और उन चीज़ों के लिए उसको हमारी सपोर्ट चाहिए सो दैट शी थ्राइव्स। थ्राइव्स मतलब ब्लूम करे, अपने सपने पूरे करे। हमें उसे सफोकेट, उसके सपनों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट यू विल बी राइटिंग इन योर डायरी एंट्री ऑन बिहाफ ऑफ जॉफ। लास्ट में you sign off by the name Joff. Okay, next question. Unrealistic dreams often lead to a great deal of unhappiness. Justify the statement on the basis of the story going places. जब आपके सपने अनरियलिस्टिक हों तो उनके ना होने पे आपको बहुत अनहैप्पीनेस कॉज होता है। अब हमने गोइंग प्लेसेस के हिसाब से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। अब सोफ़ी के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कैसे कौन से हैं? that in spite of belonging to a lower middle class family, उसके ambitious dreams of owning a boutique, of becoming an actress, a fashion designer, उसकी फैमिली के पास ना तो फाइनेंशियल मीन्स है ना ही फैमिली सपोर्ट है फॉर सच एस्पिरेशंस, बट सोफ़ी फिर भी ये सपने देखती है। सेकंड, उसके सपने डैनी केसी को मिलने के लिए, डैनी केसी हु इज़ अ फुटबॉल सेंसेशन, उसको और भी सच्चाई से डिटैच करता है, रियलिटी से डिटैच करता है। उसके जो फैंटेसीज़ हैं वो रियलिटी के साथ अलाइंड नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, उसी 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 लेवल पे नहीं है। और जब डैनी उनकी मीटिंग एट द कनाल पे नहीं आता है तो सोफ़ी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। शी फील्स वेरी सॉरोफुल। अब जब कोई भी इस तरह के डिस्कनेक्ट में जीता है, डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट हर ड्रीम्स एंड हर रियलिटी, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा हैवी बर्डन बन जाता है जिससे उसको बहुत अनहैप्पीनेस मिलता है क्योंकि उसके जो सपने हैं और उसकी जो असली की दुनिया है, उसकी जो असली ज़िंदगी है, लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके अपने हार्श लिमिटेशंस हैं। ये चीज़ों के कारण एक इमोशनल चैज़म, चैज़म का मतलब होता है खाई, एक बहुत बड़ा इमोशनल चैज़म क्रिएट हो जाता है जो सोफ़ी जैसे बच्चों को बेयर करना, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। सो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ऑफन लीड टू ग्रेट डील ऑफ अनहैप्पीनेस। Next question. Maintaining a balance between one's fantasies and the real world is the key to survival. Give your opinion on Sophie's character in light of the above statement. अब क्वेश्चन को दूसरी तरफ से पूछा गया है। अब वो कह रहे हैं कि अपनी फैंटेसीज में और रियल वर्ल्ड में बैलेंस बनाना इज द की टू सर्वाइवल। की टू सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बैलेंस बना सको। अब अपने ओपिनियन देना है जब हम सोफ़ी के कैरेक्टर में के बारे में सोचते हैं और इसको रिलेट करते हैं विद द अबव स्टेटमेंट। तो जो सोफ़ी का कैरेक्टर है वो किस चीज़ को हाईलाइट करता है? वो उस हाई स्ट्रगल को हाईलाइट करता है जो उसके सपने, उसकी फैंटेसीज़ और उसकी रियल वर्ल्ड में है। वो एक हार्श रियलिटी में जी रही है, दैट इज़ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली विद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड प्री डिटर्मिन्ड पाथ्स। प्री डिटर्मिन्ड पाथ्स मतलब उसका फ्यूचर एक बिस्किट फैक्ट्री है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब उसके सपना क्या है? उसके फैंटेसी ऑफ ओनिंग अ बुटीक, ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस या फिर इवन मीटिंग डैनी केसी। उसका जो इमेजिनेशन है वो इतना विविड है कि वो उसको एक एस्केप का ज़रिया देता है फ्रॉम हर मंडेन लाइफ, उसकी जो बोरिंग लाइफ है उससे, और उसके अंदर होप इंस्पायर करता है फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके सपने उसको एक अच्छी ज़िंदगी के सपने देते हैं एंड thus she is able to escape from the harsh reality of her life.
बट जैसे उसके जो लाइंस होती हैं फैंटेसी और रियलिटी में, ये ब्लर होना शुरू करती है। ब्लर मतलब धुंधली पड़ना शुरू करती है। तो वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे उसके सपने जो हैं वो ट्रुथ को ओवरशैडो करते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। सोफी का कनाल पे डैनी केसी से मिलने जाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइन। वो एक ऐसे रियल में चली गई है, एक ऐसे मेक बिलीव वर्ल्ड में चली गई है जहाँ पे उसको लगता है कि डैनी केसी एक्चुअली में उससे मिलने आएगा। दैट इज इसीलिए हम कहते हैं कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो ट्रुथ को ओवरशैडो कर रहे हैं। जब डैनी केसी नहीं आता है, व्हाट हैपेंस? इट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। अब इस तरह से अगर कोई भी बच्चा वर्ल्ड से डिटैच्ड होगा, रियलिटी से डिटैच्ड होगा, तो कभी ना कभी तो सपने टूटेंगे, सच्चाई सामने आएगी और डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि वो फैंटेसीज सही नहीं साबित हुई। द फैंटेसीज डिडंट मटीरियलाइज। सोफी का इनएबिलिटी टू बैलेंस हर ड्रीम्स, हर एस्पिरेशंस विद रियलिटी उसकी स्ट्रगल को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि जो उसके सपने हैं सिर्फ उसको उम्मीद दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर क्रिएटिंग एन एक्सेसिव डिसकनेक्ट जो फ्यूचर में उसको डिसइल्यूशनमेंट और डिसअपॉइंटमेंट देने वाला है इन द रियल वर्ल्ड। डिसइल्यूशनमेंट मतलब जब हमारे सपने टूटते हैं, सच्चाई हमारे सामने आती है, तो दैट इज डिसइल्यूशनमेंट। Now, the next question is very interesting. Imagine Sophie meets Danny Casey after several years. अब दोनों के बीच में आपको एक डायलॉग लिखना है. Write a dialogue exchange between them where Sophie explains what that meeting means to her. जिसमें अब सोफी बताएगी कि उससे उस दिन मिलना, मतलब जिस दिन वो अभी मिली है डैनी से, उस मीटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है सोफी के लिए। तो सोफी ऑब्वियसली बोलेगी, शी फॉर हर दैट ड्रीम इज अ रियलिटी। तो वो डैनी को बोलेगी कि कितने साल हो गए हम मार्केट पे मिले हुए, तुमसे मिलना, इट वाज द वर्ल्ड टू मी। तुमसे मिलके मुझे एक होप मिला दैट मैं इस ऑर्डिनरी लाइफ से एस्केप कर सकती हूँ। यू वर माई हीरो। एंड डैनी भी आगे बोलेगा, येस आई रिमेंबर दैट डे, यू सीम सो एक्साइटेड टू मीट मी। एंड सोफी बोलेगी कि सिर्फ ये एक फुटबॉल स्टार से मीटिंग की बात नहीं थी, बट ये जो मीटिंग थी, इट वाज ऑल अबाउट द ड्रीम्स आई हेल्ड ऑन टू। मेरे जो सपने हैं उन चीज़ों को सिंबलाइज करता है। मैंने एक दुनिया देखी थी विच वाज बियॉन्ड आवर स्ट्रगल्स। तो डैनी बोलेगा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, राइट? तो फिर सोफी उसको समझाएगी कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट अ मीटिंग, अ चांस टू टॉक विद समवन आई आइडलाइज, एक ऐसे इंसान से मिलना, एक ऐसे इंसान से मौका मिलना बात करने का जिसको मैं आइडियलाइज करती हूँ, तो ये ना एक स्पार्क था, एक पॉसिबिलिटी था फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। और मैंने उस मोमेंट को पकड़ के रखा, होपिंग दैट इट वुड चेंज थिंग्स फॉर मी। और डैनी फिर बोलेगा कि आई एम सो ग्लैड दैट द मीटिंग मेंट सो मच टू यू एंड यू नीड टू होल्ड ऑन टू दोज ड्रीम्स एंड सोफी आई डू, दे कीप मी गोइंग। अब आपके मन में आ रहेगा कि रीनू मैम ने तो अभी कहा था कि सोफी कभी डैनी केसी से मिली नहीं है, राइट? तो फिर यहाँ पे कैसे है, दोनों उस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा जो क्वेश्चन इटसेल्फ है ना, वो एक ख्वाब है। कितने चांसेस हैं कि सोफी डैनी केसी से ही बहुत सालों बाद मिलेगी? तो जब इस तरह के ख्वाब का ही सवाल आया है, तो फिर जो पुराना उसने देखा है फैंटेसी, वो ट्रू क्यों नहीं हो सकता? ये थीम दो थीम्स पे चल रही है। जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, वी आर लेफ्ट, द एंड, द क्लोज, द एंड ऑफ द स्टोरी इज ओपन एंडेड। सोफी वाकई में ही मिली थी डैनी केसी से या नहीं, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो जब हम बोल रहे हैं कि सोफी डैनी केसी से कई साल बाद मिली, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पहली मीटिंग भी हुई होगी, एंड उसी की बेसिस के ऊपर शी हैज, वी हैव टू मेक अप आवर डायलॉग्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट। आपको दो टेक्स्ट में से
सेम सिचुएशन को कंपेयर कंट्रास्ट करना है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है। अब इस चैप्टर में मदर और आंट जेनिफर की रियलिटी के बीच में कॉन्वर्जेशन है। सो द क्वेश्चन इज, द एक्सट्रैक्ट गिवन इज फ्रॉम गोइंग प्लेसेस, देयर मदर साइड, साइड मतलब हौका लेना। सोफी वॉच्ड हर बैग स्टूप्ड ओवर द सिंक, स्टूप्ड मतलब झुकी हुई, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. Incongruity का मतलब होता है incongruence। आपने 9th-10th में incongruency triangles पढ़े थे, दो ट्राइंगल्स जो आपस में मैच नहीं करते। तो वो भी बोल रही थी कि देखो मेरे मदर का बेंट बैग और उसके डेलिकेट बो स्ट्रिंग्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। अब now this pro selection going places includes this telling comment about Sophie's mother. On the other hand, in Aunt Jennifer's Tigers, we are told that the massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब आंट जेनिफर की भी रियलिटी हमें पता चल रही है कि जो उनका वेडिंग बैंड है उनके ऊपर उसका बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है, राइट? नाउ question is, imagine a conversation between Sophie's mother and Aunt Jennifer. Create this exchange with reference to the two extracts given above. You may begin the conversation like this. Sophie's mother, your embroidery is so beautiful. Do you love tigers? So before I discuss कि आपने इस आंसर को लिखना कैसे है, इसके की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आंट जेनिफर, अगर अपने बारे में अगर हम एक्सट्रैक्ट को देखें तो आंट जेनिफर अपने बारे में क्या बताएंगे? वो यही बोलेंगे ना कि शादी के बाद उनके साथ क्या हुआ, शी हैज़ लॉस्ट हर आइडेंटिटी। वो क्या करते हैं, शी यूजेस हर आर्ट एज अ मीन्स टू एक्सप्रेस हर डीप डाउन डिजायर्स एंड फीलिंग्स, राइट? अब दूसरी तरफ हम सोफ़ी के मदर को एक्सट्रैक्ट के बारे में सोचें तो सोफ़ी की मदर क्या बोलेंगे? वो अपने सर्वाइल रोल के बारे में बात करेंगे। सर्वाइल रोल मतलब पूरा दिन कैसे वो हाउस होल्ड चोर्स में लगी रहती हैं। अपने फैमिली के नीड्स को मीट करने में उनका पूरा दिन निकल जाता है। शी हैज़ नो लाइफ ऑफ हर ओन। सोफ़ी की मदर घर रहती है व्हाइल ऑल द अदर्स गो टू विटनेस, गो टू सी डैनी केसी's फुटबॉल मैच, राइट? तो अब दोनों के ऊपर क्या है, बोथ ऑफ देम आर बर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के ही हस्बैंड्स कैसे हैं, दोनों के डोमिनियरिंग हस्बैंड्स हैं। डोमिनियरिंग मतलब जो पूरी तरह से रोब चलाते हैं। दे डू नॉट हैव अ से इन द फैमिली मैटर्स। उन दोनों का आपस में मतलब अपने अपनी फैमिली में उनकी कही हुई बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई ना उनकी बात सुनता है ना सुनना चाहता है। और उनके इस स्टेटस में कोई चेंज होने की भी लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो दिस इज द कंटेंट यूजिंग विच यू हैव टू डेवलप योर कॉन्वर्जेशन। अब इन बातों को कोरिलेट कैसे करना है, तो जब सोफ़ी की मदर ने पूछा कि आपकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी ब्यूटीफुल है, आपको टाइगर्स पसंद हैं? तो आंट जेनिफर बोलेगी हाँ जी, बिकॉज टाइगर्स आर सिंबलाइजिंग समथिंग विच शी कुड नेवर बी, दैट इज फ्री एंड फियरलेस। तो सोफी की मदर फिर अपनी एम्पैथी बताएगी, येस आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, इवन माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स ऑफ माई फैमिली। मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, लुक एट द डेलिकेट बो ऑन माई एप्रन, बट ये सिर्फ एक सुपरफिशियल एडॉर्नमेंट है। सुपरफिशियल एडॉर्नमेंट मतलब मेरी लाइफ में और कोई ब्यूटी नहीं है, ये तो मैंने नाम के लिए बस अपना एक डेलिकेट बो टाइट कर लिया है। मेरी रियलिटी जो है दैट इज आई एम इन अ सर्वाइल रोल। तो आंट जेनिफर बोलेगी मेरी भी यही हालत है, मेरे हाथों के ऊपर on my fingers is my husband's wedding band, which is a constant reminder of the heavy burden I carry, of the control he exerts over me. शादी का बर्डन है मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड का कंट्रोल को सिंबलाइज करता है ये वेडिंग बैंड। और मेरी जो एम्ब्रॉयडरी है दैट इज माई एस्केप, अ मीन्स टू एक्सप्रेस माई हिडन डिजायर्स एंड फीलिंग। वो तरीका है जिससे मैं अपनी दिल की डिजायर, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो सोफी की मदर बोलेगी हाँ मुझे पता है, मैं भी घर रहती हूँ जबकि मेरी पूरी फैमिली फुटबॉल मैच देखने के लिए बाहर जाती है।
हमारे डोमिनियरिंग हस्बैंड्स हैं, हमारी आवाज़ों को हमारे घर के मैटर्स में अनसुना किया जाता है। And this is, the entire conversation has been written here for your reading. The same things but in a dialogue form. बारी बारी दोनों का नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद colon and their dialogues, then you have a dialogue writing, and once you understand what the content is to be, then you can easily write the dialogues. Okay, the different portrayals of women in the text, Aunt Jennifer's Tigers, Going Places, Lost Spring, and My Mother at 66 offer insights into the experience of women in society. आपके लिटरेचर सिलेबस में 4 टेक्स्ट हैं और चारों ही हमारे को इंसाइट देते हैं, हमें आइडिया बताते हैं, हमारे को समझ में आता है कि इंडियन सोसाइटी में विमेन के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। आई शुड नॉट से इंडियन सोसाइटी बट दिस इज़ द रियलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आंट जेनिफर, टाइगर्स एंड गोइंग प्लेसेस, ये जो 2 टेक्स्ट हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड इंडिया इन द अब्रॉड में भी ये बातें होती हैं। अब इस बात को समझते हुए you have been asked to address your peer and share the ways these portrayals highlight the diversity of the female experience. Address your peers का मतलब होता है to give a speech. तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको स्पीच के न्यूएंसेस फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट आपने क्या शेयर करना है कि ये जो पोर्ट्रेयल्स हमें दिए गए हैं, ये फीमेल एक्सपीरियंस को कितनी डाइवर्स फीमेल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको हाईलाइट करना है। सेकेंडली, यू नीड टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच इंडिविजुअल वुमेन्स चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस। हम सबको एक ही जगह पे क्लब नहीं कर सकते हैं। हर वुमेन का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने चैलेंजेस, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमने उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना होता है। अब आप ये जो ड्राफ्ट बनाओगे, आप इनमें से किसी 3 को लेकर अपना ड्राफ्ट कंपोज करोगे एंड आपको ड्राफ्ट शुरू करने का तरीका भी दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एज आई एनालाइज द अलॉटेड टेक्स्ट, तो आई फाउंड दिस एंड देन हाउ टू एंड टू कंक्लूड आईड लाइक टू से दैट। तो आपको स्टार्ट करने का और एंड करने का तरीका है। 4 में से आपको कोई भी 3 टेक्स्ट यूज करना है टू मेक योर स्पीच। तो अगर हम 3 टेक्स्ट लें तो जिसमें आ रहा है आंट जेनिफर, एक हम गोइंग प्लेसेस के बारे में बात कर लेते हैं, एक हम लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम माय मदर एट 66 की भी बात करेंगे, बट एग्जाम्स में ओनली इंक्लूड 3। तो आंट जेनिफर में क्या है? आंट जेनिफर की कहानी मतलब क्या बताती है अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, हाउ दे आर विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्की। विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेटेड फैमिलीज में विमेन की क्या हालत होती है, उनको सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कंफर्म करना पड़ता है, उनको जितनी भी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको मीट करना होता है, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती है। आंट के हाथ दिखाए हैं कि वो इवन आइवरी नीडल को पुल करते थे तो ट्रेम्बल करते थे, शी वॉज दैट अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। मतलब इवन following the most innocent of desires, the most innocent of hobbies, उसकी भी फ्रीडम हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन को नहीं दी गई है। तो दैट इज ऑल अबाउट आंट जेनिफर। अगर हम कंट्रास्ट में सोफी का कैरेक्टर देखें तो दिखता है कि शी इज एम्बिशियस, वो डिटरमिन्ड है कि वो अपने सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ के बाहर निकलेगी। शी इज रिफ्यूजिंग टू बी लिमिटेड बाय हर जेंडर, शी इज सीकिंग टू चैलेंज द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन हर। वो जेंडर रोल को तोड़ के जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्लेस की गई है उनको चैलेंज कर रही है। बट ऑन दी अदर हैंड उसकी मदर का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो सोफी से एक प्रायर जनरेशन की है, प्रायर मतलब पहले जनरेशन की है, और उन्होंने अपनी फैमिली के हिसाब से खुद को कन्फॉर्म कर लिया है। कन्फॉर्म का मतलब ढाल लिया है, एंड शी हैज सैक्रिफाइस्ड हर इंडिविजुअलिटी
to societal expectations. उसकी भी एक individuality थी which is being portrayed by the fact that she has a dainty bow on her apron strings. But उनका जो bent back है वो बताता है कि उन्होंने अपने family expectations, societal expectations के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो घर के कामकाज में लग गई हैं। अब उसी तरह से लॉ स्प्रिंग में भी अगर आप ग्रैंड मदर देखो, मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी और जो मुकेश की भाभी थी, राइट, फिरोजाबाद में, उनको दिखाया जाता है कि वो पॉवर्टी में भी रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट मतलब बार बार से गिर के खड़े होने की क्षमता। उनको पॉवर्टी ने तोड़ दिया है, उनके हस्बैंड्स का फ्यूचर ब्लाइंडनेस है, उनके ऊपर सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कास्ट है, मतलब कास्ट के कारण उनके ऊपर जो सोसाइटी ने रोक टोक लगाई हुई है, उस चीज के अंदर वो बंधे हुए हैं। बट जब हम उनको आंट जेनिफर या सोफी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उनके अंदर ना उन्होंने अपने मन को समझा लिया है, उन्होंने अपनी सिचुएशन के साथ समझौता कर लिया है। वो अपने लिमिटेशंस के बावजूद दे आर लाइक दे हैव conformed to the situation, they are no longer rebelling against the situation. अगर हम माय मदर एट 66 में एजेड मदर की तरफ देखें, तो हमारे को वो प्रेजेंट की गई है एज अ वल्नरेबल लेडी, जिसको केयर की ज़रूरत है, जिसको अपनी डॉटर की ज़रूरत है, राइट। बट इससे हमारे को वी वंडर अबाउट द अनएड्रेस वल्नरेबिलिटी ऑफ सोफीज मदर, कि सोफी की मदर भी वल्नरेबल है एंड नो वन इज टेकिंग हर इनटू अकाउंट। वो घर के कामकाज कर रहे हैं, बस इसीलिए उनका एग्जिस्टेंस है। सब पूरी फैमिली मैच देखने जाती है, बट सोफी की मदर नहीं, दे दे डू नॉट टेक सोफीज मदर। तो ये भी एक चैप्टर में इस बात को उठाया नहीं गया है, बट दिस इज एन अनएड्रेस्ड वल्नरेबिलिटी इन द चैप्टर। एंड इवन द सेम कैन बी सेड ऑफ द ग्रैंडमदर, कि वो भी वल्नरेबल विमेन है, दे आर वल्नरेबल टू द सिचुएशन दे आर लिविंग इन। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कमला दास ने अपने मदर के एक्सेप्टेंस को, अपनी सर्कमस्टेंसेस को एज अ वॉलंटरी डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि विमेन इन लॉ स्प्रिंग ने उसको एक रेजिग्नेशन के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है। अब ये वुमेन क्या हमारे को व्हाट डू ये जो ऑफर करती है इनसाइट, कि हमारी सोसाइटी में बहुत विमेन हैं and they are ranging from victimization to resilience in the face of poverty. कई victims हैं और victims से बनते बनते ऐसे भी women हैं जो पुअर होने के बावजूद हर रोज खड़े होते हैं, उसी जिंदगी को हिम्मत से जीते हैं, राइट। हम जैसे लोग अगर जरा सी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो जाता है, बट दीज वुमेन इन जो चैप्टर में हमारे को दिखाई गई हैं, दे आर रेंजिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स, फ्रॉम विक्टिमाइजेशन टू रेजिलियंस इन द फेस ऑफ ग्रेव पॉवर्टी। ये हमें इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं अबाउट स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी एंड द नीड फॉर एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इसी तरह से हम एक वी कैन, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें लेकर जाएंगे एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी की तरफ, जहाँ पे हम विमेन को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, और हम हर इंडिविजुअल वुमेन की एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे, और हम जजमेंटल नहीं होंगे, बल्कि उनको यूनिक इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, बहुत इम्पोर्टेंट भी मुझे लगता है। The question is, in what ways does Sophie's claim of meeting Danny Casey contribute to our understanding of the complexities of a relationship within her family? सोफी ने जो क्लेम किया था कि वो डैनी केसी से मिली है, वो हमारे को उसके फैमिली के रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके फैमिली के कितने कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, ये बात कैसे बताता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है।
तो इसके आंसर अगेन मैंने पॉइंट्स में लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये जो वो डैनी केसी से मीटिंग की बात कर रही है तो ये क्यों कर रही है? इट इज़ हाइलाइटिंग हर डिज़ायर फॉर रिकग्निशन एंड वैलिडेशन। हर बंदा चाहता है कि मेरी फैमिली मुझे मेरी इम्पोर्टेंस समझे, मुझे मेरे मेरे होने को रिकग्नाइज़ करे। तो सोफ़ी का भी ये डिज़ायर है, उसकी मदर को ये रिकग्निशन नहीं मिली है, बट सोफ़ी को ये रिकग्निशन चाहिए। फिर ये जो मनगढ़ंत कहानी इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू potential strain in her relationships, her unmet needs and communication gaps within her family. भाई के साथ बात करना चाहती है, भाई उससे बात नहीं करता है, कम्युनिकेशन गैप है। वो एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है और फादर को है कि तुम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो। तो उसके नीड्स जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं घर में। तो बिकॉज ऑफ दिस हर रिलेशनशिप इज स्ट्रेन्ड विद द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। उसका डिज़ायर टू सीक रिकग्निशन, ये किस चीज़ से आ रहा है? अटेंशन सीक कर रही है, एक्नॉलेजमेंट सीक कर रही है। उसको लगता है कि उसकी फैमिली स्पेशली हर फादर एंड ब्रदर उसके ड्रीम्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और एक फुटबॉल प्लेयर से मीट करना उसके लिए एक ज़रिया है, अ वे है टू गेन अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस विद इन द फैमिली। देन जो जॉफ का डिसबिलीफ है, स्केप्टिसिज्म है, इट इज़ पॉइंटिंग टू अ कम्युनिकेशन गैप, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन लोगों के डिफरिंग एस्पिरेशंस हैं जो इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। देन सोफी इज एन आइसोलेटेड चाइल्ड, शी इज लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन। फादर इम्पोर्टेंस नहीं देते, फादर थिंक्स ऑफ हर टू बी अ लायर। मदर अपने हाउस होल्ड चोज में है, छोटा भाई उसका मजाक उड़ाता है, जॉफ उससे बात नहीं करता है। तो वो अपनी फैमिली के साथ किसी के साथ एक डीप कनेक्शन चाहती है। तो उसका जो सीक्रेटिव नेचर ऑफ अवर मीटिंग विद डैनी केसी है, ये उस कनेक्शन को हाईलाइट करता है। वो ओपनली अपने ड्रीम्स, अपने एक्सपीरियंसेस अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज वो डरती है कि दे विल बी जजमेंटल और दे विल नॉट सपोर्ट हर। तो इस तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप is exposed by her false claims of meeting Danny Casey. Okay, now we are almost at the end of the video. दो स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी जो डिस्कस क्वेश्चंस हैं या रिवीजन में डिस्कस हुए हुए हैं वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो मैंने इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं। आई जस्ट डिस्कस। First question is Jansi discouraged Sophie from entertaining thoughts about the sports star Danny Casey. Why? Again same answer है, Jansi was rooted in reality. उसको लगता था Sophie would get into trouble due to thinking about such a superstar जो उसकी उस मतलब उसके अप्रोच के बियॉन्ड था। There were very less chances of Sophie actually being able to meet Danny Casey. उसको वो disappointed होते नहीं देखना चाहती थी and therefore she discouraged her. Second is damn that Joff. This was a Joff thing, not a Jancy thing. Why did Sophie say so? जब उसको पता चला कि जॉफ ने जानसी के बड़े भाई को बता दिया है अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी केसी, और जानसी के भाई ने जानसी को बताया है, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मेरे सीक्रेट्स को मेरे भाई ने अपने तक नहीं रखा, उसने सबको बता दिया। So that is why she said this line. Next question, Sophie flits from one dream to another. What trait of a character is brought out by this action? The fact that she is not rooted in reality. उसके जो dreams हैं, जो aspirations हैं, they are not, they are not grounded in reality. With any obstacle that comes up, she is changing her dream. तो उसके ड्रीम्स डिटर्मिनेशन नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, उसके ड्रीम्स दिखाते हैं कि सोफ़ी ज़्यादा सिंसियर नहीं है अबाउट वर्किंग हार्ड टू फुलफिल हर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं डिस्कस करना भी भूल गई हूँ,
That is, Going Places is an apt title for the story Elucidate. Going Places is an idiom. इसका मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में जहाँ पे जिस लेवल पे हो उस लेवल से ऊपर जाना, जिंदगी में अच्छी जगहों पे जाना, दैट इज एन एक्सप्रेशन। उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है दैट इज गोइंग प्लेसेस। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बोलते हैं कि टाइटल बड़ा एप्ट है, बिकॉज सोफी के भी जो सपने हैं दे आर टेकिंग हर बियॉन्ड हर मंडेन एग्जिस्टेंस टू अ लाइफ ऑफ ग्लैमर एंड सोफिस्टिकेशन। उसके सपने जो हैं वो उसको अपने स्क्वालर की दुनिया से निकाल के, फिल्थ की दुनिया से निकाल कर एक ग्लैमरस वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं। तो आप ये फिर उसके सपनों के साथ पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। Next question. You have recently read the story Going Places and found that everyone has escapist tendencies. In the story, Sophie, the central protagonist, dreams a lot. Her dreams can also be seen as an escapism. You want to forget about the same in your you want to write about the same in your blog, specifically referring to Sophie. Frame: how will you talk about Sophie and her unrealistic dreams? You can begin like this: Sophie belongs to a lower middle class family and lives a humble life. तो आपने एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग का मतलब होता है एन आर्टिकल फॉर द इंटरनेट इन विच यू आर राइटिंग योर फीलिंग्स, राइट। तो अब आप सोफी के बारे में लिख रहे हो कि वो उसके ड्रीम्स लिख रहे हो, उसके ड्रीम्स एस्केपिज्म क्यों हैं, what is she escaping from? She's escaping from the dim reality of a life, of a real life, to a world of sophistication and glamour. आप उसके सपने to become a manager, to open a boutique, to become a fashion designer, to become an actress, her meeting with Danny Casey, ये सब उसके सपने हैं जो उसको अपनी मंडेन लाइफ से एस्केप करने में हेल्प करते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लिखोगे। अब एक्स्ट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट थर्ड लेवल के चार्ली के साथ भी यहाँ हो सकता है। सोफी अपनी मंडेन वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए ड्रीम करती है और चार्ली द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड को एस्केप करने के लिए हैल्यूसिनेट करता है। तो दोनों में कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। Okay, next is teachers always advise the students to dream big. Yet the same teachers in your classroom find fault with Sophie when she dreams. What is wrong with Sophie's dream in the chapter Going Places? तो सोफी के ड्रीम में सिर्फ एक ही खराब बात है जिसके लिए टीचर्स आर अगेंस्ट सोफीज ड्रीम्स, दैट दे आर नॉट रूटेड इन रियलिटी. They do not show her determination to work hard to achieve her dreams. जैसे ही जानसी कोई ऑब्स्टिकल लेकर आती है कि क्यों उसके सपने रियलिटी नहीं बन सकते, तो सोफी इमीडिएटली अपना ड्रीम बदल देती है। ये हमें शो करता है कि सोफी के लिए उसके सपने सिर्फ एस्केपिज्म है, उसके रियलिटी बनने के चांसेस उससे के बहुत कम हैं। Last question. The story is written in a manner that makes it difficult. Okay. ये ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, so I'll not repeat it again. So with this we come to the end of the video. I hope आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली आपने देखा होगा कि मेरी आवाज़ में बड़ी हेजिटेशन आती है। The reason is that I am more comfortable in English, but many students told me कि मैम हिंदी भी इंक्लूड किया करो, it makes for better understanding. So sometimes I have to search for words in Hindi, तो वो थोड़ा सा hesitation stumble होता है, but still I hope I make myself clear and you are able to prepare well for your board exams. अगर आपको अच्छा लगे हो then do share it with your friends, students, colleagues, so that maximum बच्चों के पास वीडियो पहुँचे and they are able to get good grades in their examination. Thank you so much for your valuable time and all the best for your forthcoming board exams. I hope they go very well. All the best, beta.